नमस्कार दोस्तों, मैं राजन मिश्रा आज से अपने YouTube चैनल पे इस तरीके से वीडियो बना के अपलोड करूँगा। उम्मीद है कि जो भी प्रतियोगी छात्र सिविल सर्विसेज के लिए IAS या PCS की परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे होंगे, निश्चित रूप से वो लाभान्वित होंगे। तो इसके लिए आवश्यक है कि आप जो है इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी प्रत्येक क्लास आपको मिल सके। तो आज से पहले तो मैं हिस्ट्री के कुछ क्लासेस ले रहा हूँ, उसके बाद पॉलिटी और फिर जो है और विषयों की क्लासेस में धीरे धीरे आपको अपलोड करता रहूँगा। मैं लॉकडाउन की स्थिति में आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो शिक्षा व्यवस्था का हुआ है। शिक्षक और विद्यार्थी दोनों की जो कनेक्टिविटी है वो थोड़ी सी टूट गई है, लेकिन आधुनिक संसाधनों का प्रयोग करके वो कनेक्टिविटी हम मेंटेन कर सकते हैं। तो वही एक कोशिश मेरी है कि विद्यार्थी जो भी हों, चाहे वो मेरे पढ़ाए हुए हों या कोई और भी हों, तो वो लाभान्वित हो सकें और अपने जो बहुमूल्य समय है उनका उसका प्रयोग कर सकें। ऐसा ना हो कि सब कुछ जो है वो छोड़ के बैठे हों कि लॉकडाउन खुलेगा तो आगे बढ़ेंगे। आप अपने अध्ययन को जारी रखें। तो आज जिस टॉपिक को मैं शुरू कर रहा हूँ तो वो टॉपिक है आपके हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री में जो मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ वह है आपके सबसे पहले हिस्ट्री है क्या, इसका इंट्रोडक्शन, फिर क्लासिफिकेशन इसका, और उसके बाद हम आ जाएंगे थर्ड स्टेज में मॉडर्न हिस्ट्री पहले पढ़ेंगे, क्योंकि जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे वो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो या मेंस का हो, तो उसमें जो आधुनिक इतिहास का हिस्सा है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हम ज़्यादा उस पर फोकस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इतिहास है क्या, इसके बारे में आपको बताऊं तो राधाकृष्णन जी ने इसको डिफाइन किया है, हिस्ट्री इज़ अ मेमोरी ऑफ अ नेशन। यानी उन्होंने इतिहास को कहा है कि राष्ट्र की स्मृति। जैसे मानव के जीवन में उसकी मेमोरी का जो इम्पोर्टेंस है वही किसी भी देश के देश की आप देश को एक व्यक्ति मान लीजिए तो इतिहास क्या हो गई, हिस्ट्री क्या हो गई, उसकी मेमोरी हो गई। यानी यह वो माध्यम है जिसके द्वारा कोई भी देश अपने अतीत से परिचित हो सकता है। अब प्रश्न यह है कि अतीत से परिचित होने की आवश्यकता क्या है। तो हमने अतीत में क्या गलतियां की, उन गलतियों की पुनरावृत्ति न हो और हम अपने भविष्य को कैसे उज्जवल बनाएं, हम इसके आधार पर निर्धारित कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इतिहास का अध्ययन करें। तो इतिहास की ये परिभाषा है। वैसे इति और हास भी है कि ऐसा ही हुआ, तो वो एक शाब्दिक परिभाषा है, लेकिन वास्तविक परिभाषा यही है कि हिस्ट्री इज अ मेमोरी ऑफ अ नेशन या हिस्ट्री इज द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पास्ट। यह अतीत का पुनर्निर्माण है। अब कितने भाग हैं इसके, क्लासिफिकेशन क्या है इसका, तो ये इसके 3 भाग हैं इतिहास के। जो पहला पार्ट है इसे हम कहते हैं, पहले पार्ट को आप देख सकते हैं पाषाण काल, पाषाण काल, जिसको प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रागैतिहासिक काल। जो दूसरा काल है उसे कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, इंग्लिश में इसे कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। और जो तीसरा काल है उसे कहते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। अब ये जो पहला फेज है जिसे हमने पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल कहा, इसकी विशेषता यह है कि इस फेज में हमारे पास किसी प्रकार का कोई लिटरेरी सोर्स नहीं है। यानी इतिहास के अध्ययन के लिए हमारे पास कोई लिखित सामग्री नहीं है। अब इसको पाषाण काल क्यों कहा गया?
क्योंकि इस काल के मानव के जीवन में पत्थरों का विशेष महत्व था। पत्थरों के वो छोटे छोटे औजार बनाते थे और उन औजारों का प्रयोग करके वो पशुओं का शिकार करते थे। आज का मानव और उस समय के मानव में काफ़ी अंतर है। उस समय का जो मानव है उसकी तुलना हम पशु से कर सकते हैं। वैसे अगर बायोलॉजी में देखा जाए तो मानव को भी एनिमल किंगडम में रखा गया है, लेकिन मानव ने सिविलाइजेशन की जो सीरीज है उसमें अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया, तो आज मानव और पशु में काफ़ी अंतर है। लेकिन पहले मानव और पशु एक ही कैटेगरी में है। इस काल में जानवरों के शिकार करना और शिकार करके उनको कच्चे मांस खाना, वनों में रहना, कपड़ों का प्रयोग न करना, तो ये सारी विशेषता रही है इस काल की। और इस काल में मेन जो इंस्ट्रूमेंट रहा है, इनका जो टूल रहा है, वो पत्थर के औजार रहे। तो इसलिए इसको कहा गया है पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल, यानी वो काल जिसके लिए हमारे पास ऐतिहासिक साधन मौजूद नहीं है। ये जो दूसरा काल है जिसको आदि ऐतिहासिक काल कहा गया, यहाँ पर लिखित सामग्री तो मौजूद है, लेकिन उस लिखित सामग्री को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे उदाहरण के रूप में आप कह सकते हैं इंडस सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता के हमारे पास लिटरेरी एविडेंसेस मौजूद हैं। जैसे धौलावीरा से एक साइन बोर्ड मिला है, उस साइन बोर्ड में स्क्रिप्ट मिली है। इसके अलावा कई सारे मोहरें मिली हैं और उन मोहरों में भी हमें बहुत सारी स्क्रिप्ट मिली है। तो ये तो है कि इनकी स्क्रिप्ट थी और ये लोग लिखने की कला से परिचित थे, लेकिन इन्होंने लिखा क्या है वो अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। इन फ्यूचर अगर कभी हमने इनकी स्क्रिप्ट को डिकोड कर लिया तो शायद हम ये जान पाएंगे कि इनकी स्क्रिप्ट में ये लिखा क्या है, तब ये आ जाएगा आपका ऐतिहासिक काल में। लेकिन अभी तक जब तक इसकी लिपि को हम पढ़ नहीं पाए तब तक ये किस में रहेगा, ये रहेगा आपके आदि ऐतिहासिक काल में, यानी उस काल में जिसमें लिखित सामग्री तो है लेकिन वह सामग्री अपठनीय है। इसके बाद हम बात करते हैं इस तीसरे काल की जिसको कहा गया है ऐतिहासिक काल। यह वह काल है जिसमें हमारे पास पर्याप्त साधन मौजूद हैं, लिखित, साहित्यिक, पुरातात्विक, हर प्रकार के साधन मौजूद हैं ऐतिहासिक काल में। तो ये तो थोड़ा सा रफली आइडिया दिया मैंने आपको इतिहास के काल विभाजन के बारे में, कि आरंभ में इतिहास जो है वो कितने भागों में डिवाइड किया गया। अब जो दूसरे विभाजन की बात मैं करने जा रहा हूँ वो आप समझ लीजिए। एक तो ये हो गया जो काल विभाजन था आरंभिक समय में। अब इसके बाद जब हमारे देश का इतिहास लिखा गया तो इस इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया। हमारे देश के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। इसमें है आपका प्राचीन काल, मध्यकाल और तीसरा है आपका आधुनिक काल। अब एक जिज्ञासा और भी होगी कि ये जो विभाजन हुआ प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, ये विभाजन किया किसने? तो एक अंग्रेज विद्वान था जिसका नाम था जेम्स मिल। 1817 में उसने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटकर लिखा। पहली बार भारत का इतिहास व्यवस्थित रूप में लिखा गया 3 भागों में बांटकर। अब प्रश्न ये है कि क्या पहले के लोग हमारे देश में इतिहास लेखन की कला से परिचित नहीं थे? ये हम पढ़ेंगे जब इतिहास की मुख्य परीक्षा की क्लास लूँगा मैं YouTube के माध्यम से, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या था अप्रोच, कि इतिहास लेखन के संदर्भ में क्या मानते थे हम लोग। लेकिन यहाँ पे रफली मैं आपको ये बता दूँ कि ऐसा नहीं है कि भारत के लोगों में इतिहास लेखन की कला की जानकारी नहीं थी। हमारे लोग भली भांति इतिहास लेखन की कला से परिचित थे, लेकिन अंतर ये है कि रोम में जैसे इतिहासकार हुए उस प्रकार से इतिहासकार हमारे यहाँ नहीं हुए। हमारे यहाँ इतिहास का अप्रोच अलग था। और अप्रोच था क्या? हमारे यहाँ इतिहास का जो अप्रोच था वो ये था कि हम स्टोरी के माध्यम से अपने इतिहास को सिक्योर करते थे। जैसे अगर हम बात करें रोम में जहाँ पे इतिहास का जन्म हुआ और हेरोडोटस जो इतिहास के जनक माने जाते हैं,
तो वहाँ पर इतिहास का या वर्तमान में जो इतिहास की जो परंपरा है, तो इसमें घटनाओं का एक प्रॉपर सीक्वेंस, तथ्य, इन सारी चीज़ों, प्रमाण, इनके आधार पर इतिहास का संकलन होता है। हमारे यहाँ एक तो घटनाओं का कोई व्यवस्थित क्रम की नहीं आपको देखेंगे कि उपस्थिति मिलेगी, यानी कि घटनाओं को हमने विवरण तो दिया लेकिन उनका कोई व्यवस्थित क्रम नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि हमने जो इतिहास लिखा वो कहानी के माध्यम से लिखा, यानी हमारे यहाँ किस्से कहानियाँ थीं और उसी रूप में हमने अपने इतिहास को लिखा। तो वर्तमान ऐतिहासिक पैरामीटर पर वो खरे नहीं उतरते। तो हमारे देश में जो आधुनिक इतिहास लेखन जो शुरू हुआ है वो माना जाएगा जेम्स मिल के इतिहास लेखन के बाद से 1817 से। अब इसमें इस इतिहास को 3 भागों में लिखा, प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक काल। इसमें जो इसने विभाजन का आधार बनाया वह आधार था धर्म। यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में इतिहास लेखन का आधार बनाया गया धर्म को। अब क्यों बनाया गया मैं भी उसकी भी चर्चा करूंगा आपके समक्ष। सबसे पहले प्राचीन काल को इसने कहा ये क्या है, हिंदुओं का शासन। मध्यकाल को कहा कि किसका शासन है, ये मुसलमानों का शासन है। और आधुनिक काल ईसाइयों का शासन है, यानी हिंदू, मुसलमान और ईसाई, ये धर्म आ गए और धर्म के आधार पर इन्होंने हमारे इतिहास का विभाजन किया। इससे इनका फायदा क्या था? दुनिया के देशों में आप देखेंगे कि इतिहास का जो विभाजन किया गया उसका आधार था मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी दुनिया के देशों ने अपने इतिहास का जो विभाजन किया उसमें आधार बनाया उत्पादन के साधन को, और हमारे देश में आधार बनाया गया किसे? धर्म को। और मुझे लगता है कि शायद यही कारण है कि आज भी हम धर्म के चक्रव्यूह से बाहर नहीं आ पाए हैं। मेरा कहने का मतलब धर्म कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन धर्म का हर एक दृष्टिकोण में धर्म के एंगल को खोजना वो एक बड़ी समस्या है। खैर, इन्होंने क्यों किया, अंग्रेजों ने हमारे इतिहास लेखन में धर्म का प्रयोग क्यों किया, तो इसके पीछे इनका लाभ था। क्या लाभ था? तो इनका लाभ ये था कि ये सांप्रदायिकता, आप कह सकते हैं कि धर्म, इनकी एक पॉलिसी रही है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। उसी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत इन्होंने धर्म को आधार बनाकर हमारे इतिहास का विभाजन किया और ये समझाने की कोशिश की है कि ये काल या ये काल, ये दोनों ही काल अच्छे नहीं थे। इस काल में काफी लूटपाट हुई और हिंदुओं का शोषण किया गया, उत्पीड़न किया गया। इससे फायदा क्या होगा इनका? इससे फायदा ये होगा कि हिंदू और मुसलमान के बीच में एक दरार पैदा की जाएगी और हिंदू और मुसलमान के बीच में जो दरार पैदा होगी उस दरार का लाभ मिलेगा भारत में अपने शासन की जड़ों को मजबूत करने में और भारत के लोगों को आपस में लड़ाने में। तो ये इनके लाभ थे और इसी लाभ को ध्यान में रखकर इन्होंने इस प्रकार की रणनीति अपनाई। यानी समझ गए आप कि अंग्रेजों ने भारत में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो अपना हित देखकर न किया हो। उन्होंने कोई भी कार्य हमारे बेहतरी के लिए नहीं किया, हमारे डेवलपमेंट के लिए नहीं किया। उनके हर एक कार्य के पीछे उनके अपने एजेंडे थे, अपने मोटिव्स थे, उसी के लाभ को लेकर इन्होंने अपने ये सारे कार्य किए। तो ये तो हो गया विभाजन के बारे में। मैंने आपको बताया कि हमारे देश में धर्म आधार क्यों बना विभाजन का, मेरे ख्याल से स्पष्ट हो गया होगा। तो अब इसके बाद जो मैं शुरू करने जा रहा हूं तो वह है आपका आधुनिक भारत। मैंने पहले भी आपको बताया कि आधुनिक भारत का जो इतिहास है निश्चित रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो सिविल सर्विस एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टेट सर्विस एग्ज़ाम हो और चाहे वो एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम्स हों। वहाँ पर भी मॉडर्न इंडिया या आधुनिक भारत के से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इसमें जो हम पढ़ेंगे वो मुख्यतः जो हमारा फोकस होगा वो होगा सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, लेकिन बाकी प्रतियोगी भी अगर इसको देखेंगे तो निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। तो आधुनिक भारत में सबसे पहले जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ वह है आपका सिलेबस कि टॉपिक क्या क्या है, किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं आधुनिक भारत में, बुक कौन सी लेते हैं आधुनिक भारत के लिए। तो बिपिन चंद्रा की क्लास 12 की जो एनसीईआरटी पुरानी चलती रही है वो काफ़ी बेहतर बुक मानी जाती है, लेकिन शायद मार्केट में वो उपलब्ध नहीं होती। तो आधुनिक भारत का इतिहास करके उनकी एक टेक्स्ट बुक भी है
वो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, वो आप ले सकते हैं। चैप्टर कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो टॉपिक होता है जो हम देखते हैं इसमें, वह है ब्रिटिश का भारत आगमन। ब्रिटिश का भारत आगमन। इसमें हम ये चेक करते हैं कि वो हमारे देश में क्यों आए, किस सीक्वेंस में आए, उनके आने का उद्देश्य क्या था, क्या चाहते थे वो, है ना। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रिटिश का हमारी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। किस पर प्रभाव? अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। यानी उन्होंने हमारी इकोनॉमी को कैसे प्रभावित किया। तीसरी चीज हम देखेंगे उसमें कि ब्रिटिश शासन का हमारे समाज पर प्रभाव, यानी उन्होंने हमारे समाज को कैसे प्रभावित किया, क्या प्रभाव डाला, समाज पर प्रभाव। वैसे समाज पे प्रभाव को लेकर मैं पहले जब केवल ऑडियो रिकॉर्ड करके आपके सहयोग के लिए मैं भेज रहा था, तो उसमें मैंने समाज वाला पूरा डाल दिया है। तो यहाँ पर बस एक समराइज में रिवाइज कर दूंगा, बाकी पूरा उसे आप सुन लीजिएगा, वो आपके लिए ज़्यादा लाभदायी होगा। और चौथा जो टॉपिक है वह है 1857 का विद्रोह, रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह। पांचवा टॉपिक है इसमें राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें हम ये देखते हैं कि कैसे भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई और कितने उसके चरण हैं, क्या उसमें अचीव किया गया, क्या नीति रही, किन लोगों ने अपना किस प्रकार से योगदान दिया, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम करते हैं इस चैप्टर में, राष्ट्रीय आंदोलन। इसके बाद जो अंतिम चैप्टर होता है आधुनिक भारत का, वो होता है आपका आज़ादी के बाद का भारत। यानी आज़ादी के बाद भारत निर्माण में जो नीतियां अपनाई गईं, हमारे देश के निर्माण में जो नीति, क्योंकि आज़ादी हासिल कर लेना अपने आप में पर्याप्त नहीं था। आज़ादी तो हासिल हो गई, लेकिन उसके बाद एक तरीके से आप ये समझिए कि हमारे देश की जो दशा थी वो ऐसी थी कि कहीं पर तूफान आया हो, भूकंप आया हो और सब तहस नहस हो, और उन सारी चीज़ों को फिर से व्यवस्थित एक नया रूप देना हो। यानी हमारे देश निर्माताओं के समक्ष बड़ी चुनौतियां थीं, उन चुनौतियों का उन्होंने डटकर सामना किया, भारत के लोगों ने उनका सहयोग दिया और धीरे धीरे भारत आज इस अवस्था में पहुंचा है। तो ये सारे टॉपिक आप पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया में। इसके बाद जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ, पहला टॉपिक है आपका, वह है ब्रिटिश भारत या ब्रिटिश का आगमन। ब्रिटिश जो है ये कैसे आए भारत में, क्यों आए, क्या उद्देश्य था, इस टॉपिक की बात होगी। तो आई थिंक कि शुरू किया जाए। ब्रिटिश का भारत आगमन। इस ब्रिटिश भारत में हम एक टॉपिक और भी देखेंगे कि उनके द्वारा कैसे भारत में अपने शासन की स्थापना की गई, और शासन की स्थापना के लिए उन्होंने कितने युद्ध किए, किन किन राज्यों के साथ युद्ध किए, कौन कौन सी संधियां हुई। इसमें बहुत डीप जाने की आवश्यकता तो नहीं होगी, लेकिन जो महत्वपूर्ण जानकारी होगी वो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो ये मैं संक्षेप में आज चर्चा कर रहा हूँ, ब्रिटिश का भारत आगमन। इसमें एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि जब ब्रिटिश कंपनी भारत में आई तो किस उद्देश्य को लेकर आई? क्या यह कंपनी भारत में अपने शासन की स्थापना के उद्देश्य को लेकर आई थी, या भारत में आने के बाद इन्होंने यहाँ पर यहाँ की परिस्थितियों का लाभ उठाया और यहाँ पर आकर अपने शासन की स्थापना की? तो इसमें इतिहास लेखन की अगर आप बात करेंगे तो साम्राज्यवादी इतिहास लेखक ये कहते हैं कि अंग्रेज, यानी हम अपने आप को कहते हैं वो, कि हम भारत आए थे व्यापार करने के लिए और हमने बिना प्रयास के भारत को जीत लिया, और जब हमने भारत को जीत लिया, भारत में अपने शासन की स्थापना की, तो हमने भारत की और भारतीयों की भरपूर सेवा की। वो ये नहीं कहते
कि अंग्रेजों ने भारत का शोषण किया, वो क्या कहते हैं कि उन्होंने भारत की सेवा की, भारतीयों की सेवा की। तो ये है अप्रोच किसका, साम्राज्यवादी इतिहास लेखन का। लेकिन राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में इस अप्रोच को निगलेक्ट किया गया, इसको अस्वीकार किया गया, इसको गलत माना गया। उसमें हम ये बताते हैं कि ये जब आए तो इसी उद्देश्य को लेकर आए थे कि भारत में इन्हें अपने शासन की स्थापना करनी। और इसी में एक मार्क्सवादी इतिहास लेखन है, उनका ये कहना है कि जब ये आए तो व्यापारिक उद्देश्य लेकर आए, लेकिन जब परिस्थितियां इनके अनुकूल लगी तो फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पर अपने शासन की स्थापना का प्रयास किया और अपने शासन की स्थापना की, और उसके उपरांत इन्होंने भारत का आर्थिक दोहन किया। तो ये तो अप्रोच हो गया कि अंग्रेजों के भारत आगमन के संदर्भ में क्या दृष्टिकोण है। लेकिन केवल अंग्रेज नहीं भारत में आए, और बहुत सारी यूरोपीय कंपनियां भारत में आई थी। सबसे पहले पुर्तगीज आए, पुर्तगाली आए। कब आई ये, 1498 में आए। इसके बाद डच आए, डच आए आपके 1602 में आए। उसके बाद ब्रिटिश आए हैं 1608 में। फिर डेनिस हैं 1616 में। उसके बाद फ्रेंच हैं और ये आए हैं 1664 में। यानी सबसे पहले आने वाली जो यूरोपीय शक्ति है वो पुर्तगाली हैं, और सबसे अंत में आने वाली पुर्तगाल जो विदेशी शक्ति है वो फ्रांसीसी हैं। और एक चीज़ आप और याद रखिएगा कि सबसे पहले आए पुर्तगाली और सबसे बाद में गए ये। हालांकि इनका जो दायरा था वह काफ़ी सीमित था, केवल गोवा, दमन, दीव और केवल वहीं तक सीमित थे ये, लेकिन सबसे बाद में गए हैं ये। कब आए ये, 1498 में आए थे, मई 1498 में आए थे। क्यों आए थे, तो व्यापार के उद्देश्य से आए थे। व्यापार की आवश्यकता क्या थी, तो इसमें एक कहानी है। वैसे इस टॉपिक को मैं अब कल की क्लास में डिस्कस करूंगा। नमस्कार।